क्या 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के जो 79 सीटें जीती है उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक संस्था का कहना है कि 5 करोड़ वोटों का गड़बड़झाला हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ, जिसके बाद 79 सीटों पर 5 करोड़ वोट या तो कहीं कम गिने गए या ज्यादा गिने गए, जिसकी वजह से फर्जीवाड़ा हुआ है ईवीएम में और वो 79 की 79 सीटें बीजेपी ने जीती है। ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बताना चाह रहा हूं। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री की सहयोगी मंत्री निर्मला सीतारमण पर एफआईआर दर्ज होगा। 8,000 करोड़ की वसूली का आरोप है इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए ईबी और ईडी के मदद से। एक कर्नाटक के व्यापारी ने यह केस दर्ज कराया था। उसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने तथ्यों को पाकर एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। लेकिन अब आपको ले चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होगा, राहुल गांधी का क्या होगा। ये दोनों 4 राज्यों का चुनाव है। इसके बाद इस देश में लगभग साफ हो जाएगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बादशाहत रहेगी या खत्म हो जाएगी। ये बात अब ध्यान दीजिए। और वही अब मुस्लिम समाज की भी चिंता बीजेपी को सताने लगी। किरण रिजिजू ने कहा कि अगर मुसलमानों के लिए सब बराबर है तो वो बीजेपी को वोट क्यों नहीं करते हैं। लेकिन आपको पहले ले चलते हैं जम्मू कश्मीर। 4 राज्य में चुनाव हो रहे हैं, होने वाला है, जिसमें 2 में हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर हरियाणा, उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र में होगा। इसके बाद नरेंद्र मोदी के किस्मत का फैसला तय हो जाएगा। राहुल गांधी चमकते हुए सितारे बने रहेंगे या उनका डाउनफॉल होगा। इन दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी। पहले शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में तो तय है कि बीजेपी के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि पोलराइज हो गया है। इस बार उनको कोई सहयोगी भी नहीं मिलेगा और जम्मू में कुछ सीटें आ जाए लेकिन कश्मीर में सीटें नहीं आएंगी। तो ये तो तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती बाद में सरकार बना ले। लेकिन बीजेपी की जो टैक्टिक्स होती है कि वोट अगर नहीं मिल रहा तो उसको डिवाइड करो। सोचिए, एक प्रोफेसर जो जेल में थे, लोकसभा का चुनाव जीते थे, उनको ठीक एन वक्त पर जमानत मिल गई। कहा जा रहा है कि वो एनसी का विरोध कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का जो एस्टैब्लिश लीडरशिप है, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती उनका विरोधी हैं वो, और नई लीडरशिप चाहते हैं। जैसे बिहार में प्रशांत किशोर हैं जो अब पार्टी बनाने वाले हैं, उसी तरह से वो हैं और उनको जमानत मिल जाती है। लेकिन अभी भी बीजेपी के लिए कुछ दिख नहीं रहा है। वहां देखते हैं क्या होता है। लद्दाख में भी कांग्रेस ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था। 370 हटने के बाद का मुद्दा अब उतना रहा नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के लिए वापसी का मौका हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। दूसरी बड़ी खबर आपको हरियाणा ले चलते हैं, जिसका सीधा असर झारखंड और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के चुनाव पर पड़ेगा। हरियाणा में शुरुआत में कांग्रेस लीड ले रही थी। 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी भी थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने इसको भांपा और खट्टर साहब को सीएम से हटाकर एक ओबीसी चेहरा प्रोजेक्ट किया गया, सैनी साहब को। उसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है ओबीसी वोटों को लेकर। चूंकि लगातार कांग्रेस ने हुड्डा फैमिली को आगे रखा, तो ओबीसी और एससी में हुड्डा फैमिली से नाराजगी तो है, तो उसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस को चाहती तो कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस गैर हुड्डा फैमिली पर दाव खेल सकती थी। कुमारी सलजा बड़ी फैक्टर हो सकती थी। पहले अशोक तंवर अध्यक्ष थे, उनको निपटा दिया गया, वो भाजपा में है। बीजेपी, वहां भी बीजेपी ने वही कार्ड खेला। अरविंद केजरीवाल के एन वक्त पर एक तो कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ, उसके बाद लास्ट में जब टिकट नॉमिनेशन के डेट खत्म हो गए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई और वो दम लगा रहे हैं वहां। वो कुछ वोट काट सकते हैं क्योंकि अकेले वो सीट निकाल नहीं सकते हैं, ये तय है। दुष्यंत और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन है, वो 4 से 5 सीटें निकाल सकते हैं। दुष्यंत के पास अभी 10 सीटें थी। कहा जा रहा है कि 4 से 5 सीटें हरियाणा में वो निकाल सकते हैं। उसके बाद बीएसपी और इनेलो गठबंधन को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। हाल के दिनों में जिस तरह से कुमारी सैलजा नाराज हुई, जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर बयान किए, बांध दिया, उसके बाद जिस तरह से दिलीप मंडल का भाषण प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं, उससे दलित समाज भी
भले बीजेपी के साथ नहीं जाए, लेकिन वो इनेलो और अगर बीएसपी के साथ जा रहा है तो 10 सीटें और 10 से 15 सीटें अगर इनेलो और बीएसपी के गठबंधन को मिलता है तो मिली जुली सरकार की बात हो सकती है। कांग्रेस के पास एक मौका था कि कोई बैकवर्ड या दलित मुख्यमंत्री घोषित करके वो लीड ले सकते थे, लेकिन कांग्रेस के बूते की ये बात नहीं है और वो एस्टैब्लिश लीडरशिप के साथ ही चल रहा है। तो ये एक बात है, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में अगर नतीजे आ जाते हैं तो कांग्रेस की एरोगेंसी चरम पर होगी और राहुल गांधी का कद बढ़ेगा। उसके बाद महाराष्ट्र में भी वो बड़े भाई की भूमिका में आना चाहेंगे, झारखंड में भी उनका कद बढ़ेगा, लेकिन वहां छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे। महाराष्ट्र पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाते हैं तो बड़ा उलटफेर होगा और ओबीसी के कोटे से मुख्यमंत्री वहां बना रहेगा। उसके बाद राहुल गांधी और जाति जनगणना और 50% कैप हटाओ को मुद्दा बना सकते हैं, ये बात तो तय है। वही मत इसका महाराष्ट्र के चुनाव पर, कायदे से तो महाराष्ट्र हरियाणा का चुनाव साथ होना चाहिए था, लेकिन वहां जिस तरह से बीजेपी में सर फुटौल है, खासकर अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच, वो देखने वाली चीज है। देवेंद्र फडणवीस पहले मुख्यमंत्री थे, बाद में उनको हटाया गया और अब वहाँ एक महाराष्ट्र में मराठी समाज से मुख्यमंत्री हैं शिंदे साहब, तो उस वजह से बीजेपी चल रही है वहाँ पर। लेकिन अजीत पवार जो हैं वो तुरुप के पत्ता साबित नहीं हो पाए लोकसभा चुनाव में। तो कांग्रेस और उसके बाद आपको बता दें कि एनसीपी शरद पवार और शिवसेना गुट का गठबंधन है। अगर हरियाणा जीतती है कांग्रेस तो उसकी भूमिका बढ़ेगी महाराष्ट्र में। अगर हारती है तो बीजेपी फिर से अपने अलायंस को एलाई करेगी और वो ताकत से लड़ेगी, इसका सीधा सीधा चुनाव पड़ेगा। तब शिवसेना और एनसीपी बार्गेन करने की स्थिति में होगी। प्रकाश अंबेडकर अभी भी वो गठबंधन में नहीं है। अगर कांग्रेस गठबंधन में नहीं लेती है और बीजेपी के साथ वो सीधे जाते हुए दिखना नहीं चाहेंगे, ऐसे में वो जो भी वोट काटेंगे, जो भी वोट उनको मिलेगा, अच्छा पकड़ है उनकी, तो वो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को इससे असर नहीं पड़ता है। कांग्रेस बहुत हठधर्मी पार्टी है और वो हमेशा गठबंधन के डीएनए में उसके गठबंधन नहीं है और इसी वजह से सोचिए ये हाल होता है, जबकि बीजेपी किसी भी लेवल पे गठबंधन कर लेती है। उसके बाद झारखंड में यही स्थिति रहेगी। हेमंत सोरेन जिस तरह से सड़कों पर निकल रहे हैं, चंपई सोरेन वाला मामला बहुत तूल पकड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी लगातार सड़कों पर है। जेल से आने के बाद हेमंत सोरेन की भाषा बदली है, एससी एसटी ओबीसी की राजनीति करने लगे हैं। वो बैकवर्ड पर लगातार फोकस कर रहे हैं। तो वहाँ कोशिश है बीजेपी की, पहले उन्होंने बैकवर्ड मुख्यमंत्री बनाए थे, अब वो आदिवासी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन लीड लेते हुए दिख रहे हैं। जेल से आने के बाद वो काफी आक्रामक तरीके से चुनावी कैंपेन चला रहे हैं, योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रहे हैं और रोज 30 दिन से लगभग वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो वहां बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जब ये चारों राज्य के नतीजे आ जाएंगे, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। अगर कांग्रेस बेहतर करती है तो राहुल गांधी का कद बढ़ेगा और उसके बाद बीजेपी की सरकार 5 साल चलेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती है। सूत्र बताते हैं कि आरएसएस ने उनको 4 दिसंबर तक वेट एंड वॉच करने के मूड में है और अगर ये चारों राज्यों में बड़ी हार होती है बीजेपी की तो पार्टी अध्यक्ष पर जो है कब्जा वो बना रह सकता है। आरएसएस कब्जा करेगी और वसुंधरा जो धूर विरोधी हैं अमित शाह मोदी के, या फिर संजय जोशी जो धूर विरोधी हैं, उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद तक सीमित करके पार्टी को मुक्त कराया जा सकता है। वहीं अगर राहुल गांधी की वापसी होती है तो फिर ये सरकार चलेगी। अगर नहीं होती है, मोदी कमजोर पड़ते हैं, तो एक और खतरा सता सकता है कि नीतीश कुमार और नायडू जो हैं वो कोई बड़ा गेम कर सकते हैं, क्योंकि अभी 1 साल तक वो वेट एंड वॉच करेंगे। अगर बीजेपी कमजोर होती है तो उनके सहयोगियों के लिए टिकाए रहना मुश्किल होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी कमजोर होती है तो राहुल गांधी का मोनोपोली बढ़ेगा। लेकिन हो सकता है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान से कोई बातचीत हो, क्योंकि एक दौर था यूपीए 1 में सब लोग साथ थे, यूपीए 2 में कांग्रेस कमजोर पड़ी, गठबंधन टूटा।
तो राजनीति में जब आपका दिन अच्छा है तो पार्टनर मिलते हैं, जब समय खराब होता है तो पार्टनर साथ छोड़ जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा टेस्ट है ये 4 राज्यों का चुनाव, उनके करियर का सवाल है, वो 56 इंच बने रहेंगे या नहीं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।